हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा है सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने बेसिक सिंटेक्स समझा था। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट समझा था। फिर हमने ऑपरेटर्स समझे। उसके बाद हम इसके आगे कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, पॉइंटर्स, एरेज, फंक्शन समझते हुए अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक सी प्लस प्लस में पढ़े थे वो हमारे सी के ही टॉपिक्स थे, जिसमें हमने वो चीजें पढ़ी थी जो सी के अलावा एडिशनल सी प्लस प्लस में होती हैं। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइन सी के फीचर्स के टाइम पे बोला था कि सी प्लस प्लस सी का ही सुपर सेट होता है, तो उसका लाइन का मतलब हमने अभी तक समझ लिया है। क्योंकि हमने ऑपरेटर्स पढ़े, ऑपरेटर्स सी के पार्ट थे। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा, वो भी सी का पार्ट था। लूप्स पढ़ा, एरेज पढ़े, फंक्शंस पढ़े, पॉइंटर्स पढ़े, वो सभी कुछ हम सी में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जगह जगह जहां पर आपको मुझे लगा कि आपको ब्रीफ की जरूरत है, फिर से एक रिवीजन की जरूरत है, तो मैंने आपको वहां पर बोला भी है कि आप सी लैंग्वेज के उस वीडियो को, उस टॉपिक के वीडियो को जाकर रिफर कर सकते हैं और ब्रीफली समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस का, वो सी का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने आपको बोला है, हमने स्टार्टिंग में जब समझा था कि एक होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जिस अप्रोच का यूज करते थे वो था टॉप डाउन अप्रोच, और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो अप्रोच यूज करते हैं वो होती है बॉटम अप। सो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसमें बेसिकली सभी कुछ चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट। ये रियल लाइफ एंटिटीज से इंस्पायर्ड रहती हैं। यहाँ पर जो हम डेटाज और फंक्शंस यूज करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम उनको बाइंड करने का काम करते हैं। हम डेटा और हमारे फंक्शंस को इस तरीके से रैप करते हैं कि अगर हमें उस डेटा की जरूरत है, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो हम फंक्शंस के थ्रू ही यूज कर सके। तो हम यहाँ पर बाइंड कर रहे हैं हमारे डेटा, जो कि डेटा को हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं यहाँ पर, उससे हमारे फंक्शंस के साथ में, और उनको यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स का यूज करना पड़ता है। सो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ओप्स लैंग्वेज के लिए। हम यहाँ पर ओप्स लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारा जो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्टिव पार्ट था, वहां पर भी हमने उन फीचर्स को अच्छे से समझा था, और मैंने आपको तब ये भी बोला था कि अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो हमारा एक सेपरेट वीडियो होगा इन सभी फीचर्स के ऊपर इंडिविजुअली। दैट मीन्स जो हमारे ओप्स के फीचर्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, पहला कंसेप्ट होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। इन सब पर हम डिस्कशन हमने तब भी करा था इंट्रोडक्टिव पार्ट में, और हम आज भी डिटेल में करेंगे। और उसके अलावा इन सब की अपनी अपनी इंडिविजुअल वीडियोस भी होंगी, जिसमें हम क्लास क्या होता है, किस तरीके से हम कोड लिखते हैं, ये समझेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इनहेरिटेंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और उसको हम परफॉर्म किस तरीके से कर सकते हैं। इन सब के भी इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं ये सब, और उन सब के वीडियोस रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे जो ओप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्लास, उसे समझते हैं। सो क्लास बेसिकली आखिर होता क्या है। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि सब कुछ ओप्स लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। इस लाइन का मतलब हम कैसे समझेंगे। क्लास बेसिकली हमारी ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल लाइफ एंटिटी। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ब्लूप्रिंट वर्ड यूज करा है तो हम इसको एक बिल्डिंग के आर्किटेक्चर से ही समझते हैं। आपकी जो एक बिल्डिंग खड़ी होती है, जिसे हम कंस्ट्रक्ट करके खड़े करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम जो इंसान करता है, वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा होता है। वो हमारी बिल्डिंग कहलाती है ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले हमें उसके लिए एक तरीके का आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना पड़ता है, उसके इंटीरियर का डिजाइन बनाना रहता है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम डायरेक्ट चालू कर दे डिजाइन करना। उससे पहले हम एक पेपर पर बनाते हैं पूरे डिजाइन को।
हमारा जो आर्किटेक्ट होता है वो पूरा हमारे एक शीट पर, व्हाइट शीट पर हमारी बिल्डिंग का पूरा डिजाइन बनाता है, जिसको हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ट फिट होता है हमारे ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस पता करने के लिए। क्लास बेसिकली हमारे उसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास कंटेन करता है हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, डेटा फंक्शंस को। सो क्लास हमारे पास जो रहता है वो एक तरीके का डेटा टाइप होता है। मैंने क्या वर्ड यूज करा? एक तरीके का डेटा टाइप होता है। जब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और एक होते हैं हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप, और लास्ट होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो उसमें हमने इसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में हमने पढ़ रखा है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर। हमने सी में पढ़ा था स्ट्रक्चर, जिसमें हम अलग अलग वेरिएबल्स को वहां पर बना रहे थे। लेकिन और मैंने वहां पर जब स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि ये भी क्या है, एक डेटा टाइप है। और डेटा टाइप जैसे इंट होता है, जैसे फ्लोट होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर होता है और वैसा ही क्लास होता है। दैट मीन्स क्लास को बनाते टाइम उन्हें कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ क्लास में हम हमारे ऑब्जेक्ट के स्टेट्स और बिहेवियर्स डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग के लिए हमें पता होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने होंगे। तो हम फ्लोर्स का एक वेरिएबल बना सकते हैं क्लास में। हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना है क्लास जिससे रिलेटेड हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम एक कॉलोनी में होते हैं, वहां पर 100 घर हैं, 100 डुप्लेक्सेस हैं, तो उनका एक बेसिक ब्लूप्रिंट था, उसी को फॉलो करते हुए उन 100 डुप्लेक्सेस को बनाया गया था। दैट मीन्स वो 100 ऑब्जेक्ट हो गए, जिसे वो ऑब्जेक्ट किसको फॉलो करके बने हैं, उस क्लास जो ब्लूप्रिंट थी उसे फॉलो करते हुए बने हैं। तो उनका कुछ बिहेवियर्स और स्टेट्स हैं वो सिमिलर होंगे उन ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि उस पर्टिकुलर डुप्लेक्स में नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने होंगे, टेरेस कितना बड़ा होगा, उसमें फ्लोर्स कितने होंगे, डोर्स कितने होंगे, वहां पर विंडोज कितने होंगे। ये सभी जो हमारे बिहेवियर्स हैं, या फिर अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोले हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं, वो सभी हमारे सभी ऑब्जेक्ट्स में रहेंगे और उनका हम उनको हम क्लास में लिख देंगे, ताकि जब जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाए तो हम उसी क्लास को फॉलो करते हुए बनाए। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट का। इसमें हम एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो करेंगे जिसमें हम इनका प्रैक्टिकल डिस्कशन भी करेंगे, जिसमें हम कोड भी समझेंगे किस तरीके से हम कोड लिख सकते हैं क्लास का और ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आती है ऊप्स लैंग्वेज की, वो आता है इनकैप्सुलेशन। अब ये इनकैप्सुलेशन होता क्या है? मैंने आपको बताया कि जो हमारे क्लास होता है उसमें हम फंक्शंस बना सकते हैं जिनको मेंबर फंक्शंस बोलते हैं, डेटा मेंबर्स जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो इन्हें रैप अप करना, इन्हें बाइंड करने को बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। अब ये बाइंड करने का या रैप अप करने का मतलब क्या हुआ? हमारा एक ऑब्जेक्ट है, जो बिल्डिंग हम बना रहे थे वो हमारी एक बिल्डिंग ऑब्जेक्ट हुई, और उससे रिलेटेड मेंबर फंक्शंस और उससे रिलेटेड डेटा मेंबर्स क्या हुए? मेरे पास फ्लोर्स रहेंगे, मेरे पास उस बिल्डिंग की लेंथ रहेगी, मेरे पास उस बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स हैं वो रहेगा उसका डेटा मेंबर्स। अब उसकी मेंबर फंक्शंस क्या होंगे? उसके मेंबर फंक्शंस होंगे कि वहां की लिफ्ट किस तरीके से वर्क करती है, वहां की सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है। ये सब क्या हो गए? मेंबर फंक्शंस हो गए। हम फंक्शंस बना रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट को लेंथ किस तरीके से मिलेगी, वहां पर फ्लोर्स किस तरीके से अलॉट होंगे, हमारे फ्लैट किस तरीके से किसी एक पर्सन को अलॉट होगा। ये सब क्या हो गए? हमारे फंक्शंस हो गए। तो इन फंक्शंस को और इस डेटा को, जो हमारा फंक्शन था लिफ्ट वर्क करने का फंक्शन, और हमारा डेटा मेंबर क्या हुआ? डेटा मेंबर हुआ उस लिफ्ट का लेंथ, ब्रेथ, उसकी साइज, उसमें कितने पर्सन आ सकते हैं, ये सब क्या हो गया? हमारा डेटा मेंबर। तो इस डेटा मेंबर और इस मेंबर फंक्शन को बाइंड करने के तरीकों को बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है हमें ऊप्स लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक, उसे बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हमने ये वर्ड सी लैंग्वेज के टाइम पर भी यूज करी थी, जब मैं आपको पढ़ा रही थी लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और मैं आपको बोला था
कि लो लेवल लैंग्वेज बहुत कम एब्स्ट्रैक्शन रखती है या तो बिल्कुल ही नहीं रखती है, और हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन रखती है। इसी कारण हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हम कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में नहीं होता है, वो हमारी लैंग्वेज में बनाई गई होती है, जैसे हमारी सी और अभी हम जो पढ़ रहे हैं C++। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज रहती है उसमें किसी भी प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है, जैसे कि हमारी मशीन लैंग्वेज हुई, और हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो इस कारण हम नहीं समझ पाते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे ऊप्स के कैरेक्टरिस्टिक में जो एब्स्ट्रैक्शन का वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी उस चीज का यही मीनिंग है। जितना यूजर को जरूरत है, जितनी यूजर के लिए इंफॉर्मेशन हमें दिखानी है, हम उसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ डेवलपर, लेकिन यूजर के लिए नहीं है वो इंपॉर्टेंट, हम उसे नहीं दिखाते हैं। हम इसे डेटा हाइडिंग भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पर डेटा हाइड कर रहे हैं, जितना जरूरत है उसे उतना दिखा रहे हैं, जितनी जरूरत नहीं उतना नहीं दिखा रहे हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? हमने हमारे बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे सी लैंग्वेज के टाइम पर, उसमें हमने प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा था। उस प्रिंटफ फंक्शन को हम सिंपली सिर्फ क्या दे रहे हैं, डबल कोट्स में एक टेक्स्ट दे रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं कि प्रिंट करा दो। हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये कहाँ डिफाइन हुआ था। हमें पता था stdio.h में, लेकिन क्या कभी हमने जाकर उस हेडर फाइल में खोल के देखा कि उस प्रिंटफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी है? हमने तो सिंपली यहाँ कॉल कर दिया, और कॉल करते टाइम हमने उसे आर्ग्यूमेंट दे दिया वो टेक्स्ट जो उसे प्रिंट कराना है। हमने ये जाकर समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी देखने की कि वो प्रिंटफ फंक्शन आखिर में काम कैसे करता है। तो यही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, और C++ में ऊप्स के फीचर्स होने के कारण हमें C++ ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ऊप्स लैंग्वेज की, वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है, उसमें पॉली का मतलब होता है वन नेम मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मेनी फॉर्म। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझ सकते हैं? मैं आपके सामने यहाँ पर एज अ इंस्ट्रक्टर आपको C++ समझा रही हूँ, तो शायद मैं आपके लिए एज ए आइडियल रिप्रेजेंटेटिव हो सकती हूँ कि आप मुझे मैम बोल सकते हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ, या फिर आपको इंस्ट्रक्टर हूँ, आपकी इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्टर हूँ, कुछ भी आप इस तरीके से मुझे नाम दे सकते हैं। लेकिन मेरी इस पहचान के अलावा मेरी एक और पहचान है। मैं किसी की वाइफ हूँ, किसी की मदर हूँ, तो ये मेरी एक अलग पहचान हो गई। मैं किसी एक जगह पर जॉब करती हूँ, तो मैं उसके लिए एम्प्लॉय हो गई। अगर मैं कोई साथ में जॉब के साथ में किसी प्रकार का डिग्री वर्क भी कर रही हूँ, तो मैं उस पर्सन के लिए स्टूडेंट हो गई। इंसान तो एक ही हूँ, लेकिन मेरे जो फीचर्स हैं, मेरे जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो क्या हो गए? मैं किसी की वाइफ हूँ, किसी की मदर हूँ, किसी के लिए स्टूडेंट हूँ, किसी के लिए गाइड हूँ, किसी के लिए फैकल्टी हूँ, किसी के लिए टीचर हूँ, किसी के लिए मैं एम्प्लॉय हूँ। तो ये मेरे क्या हो गए? अलग अलग फॉर्म्स हो गए। यही कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। यही होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनके पास ये फीचर होता है वन नेम मेनी फॉर्म का। अब ये फीचर जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक अगर ऑब्जेक्ट हूँ, स्टूडेंट एक अगर ऑब्जेक्ट है, तो वो स्टूडेंट के पास जो फीचर्स होंगे, वो फीचर्स स्टूडेंट से रिलेटेड भी होंगे, और वही फीचर्स अगर वो जहां पर रहता है उस कॉलोनी के हम एक ऑब्जेक्ट जो कि हमारा एक घर है, उसके भी फीचर्स अलग होंगे। इसके फंक्शंस अलग होंगे। स्टूडेंट के फंक्शंस पढ़ना हो गया, स्टूडेंट के फंक्शंस खेलना हो गया। लेकिन जब वो अपने घर पर होता है, तो उसके फंक्शंस, उसके मेंबर फंक्शंस, उसके बिहेवियर्स अलग अलग हो जाएंगे, उसके स्टेट्स अलग अलग हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे? अगर वो किसी एक इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट है, तो वहां जाके सो थोड़ी ना सकता है, वहां तो पढ़ने के लिए गया है। लेकिन जब घर आएगा वो बच्चा, तो वहां सो सकता है। तो यहाँ पर तो वो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वहां पर अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो वो है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ तो वो घर का बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है। सो ये हो गया हमारा वन नेम मेनी फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म। इस पर हम अलग अलग इसके जो हमारे एप्लीकेशन है पॉलीमॉर्फिज्म के, जैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू अचीव करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, उस पर भी हम सेपरेट वीडियोस करेंगे, और उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि हम कोड के थ्रू प्रैक्टिकली हम इसको कैसे C++ में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास आता है ऊप्स का, वो होता है इनहेरिटेंस। वो कहलाता है इनहेरिटेंस।
अब इनहेरिटेंस का लिटरल मीनिंग हमारी जो भाषा है इंग्लिश या हिंदी, उसमें क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का हमारी नॉर्मल लाइफ में मतलब होता है कि मैं मेरे फादर की बेटी हूं, तो कुछ ऐसे उनके आदतें होंगी बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर आई होंगी, क्योंकि हमारा डीएनए सेम है। तो हम मेरे अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट उनकी आदतें आई होंगी, सारी नहीं आई होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं आई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी आई होंगी जो बाय डिफॉल्ट सेम डीएनए का होने के कारण, उनकी बेटी होने के कारण, बायोलॉजिकल डॉटर होने के कारण मेरे अंदर आई होंगी। कुछ आदतें किसी प्रकार की अलग अलग शौक, जैसे मेरे अगर फादर गाना गाते हैं, वोकेशनल सिंगर हैं, तो वो आदत मेरे अंदर आई है। लेकिन मेरे फादर की राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो आदत मेरे अंदर नहीं आई है। तो ये क्या कहलाया? इनहेरिटेंस। दैट मीन्स पेरेंट के कुछ फंक्शंस, कुछ डेटा मेंबर्स एक्सेस कर सकता है चाइल्ड, लेकिन सारे डेटा मेंबर्स, सारे वेरिएबल्स, सारे डेटा फंक्शंस नहीं एक्सेस कर सकता है। इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ पर तो मैंने अपनी रियल लाइफ को आपको एग्जांपल दिया। अगर हम एक प्रोग्राम बनाना चाहें और हम यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमने क्लास बनाया एक एनिमल, एक क्लास बनाया हमने एनिमल, तो उस क्लास की सब क्लासेस हो सकती हैं। ये क्या हो गई? पेरेंट क्लास हो गई, उसकी ही चाइल्ड क्लास बनाएंगे। और एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, है ना? हम लोग होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो एक पेरेंट क्लास का हमारे पास सब क्लासेस हैं। पेरेंट क्लास का नाम है एनिमल, सब क्लासेस हैं हमारे पास, जिसमें से एक सब क्लास का नाम है जिसे हम कुछ बुक्स में आप देखोगे चाइल्ड क्लास बोलेंगे, कुछ बुक्स में सब क्लास बोलते हैं, कुछ बुक्स में डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो इन सब का मतलब एक ही होता है। तो हमारे पास जो डिराइव्ड क्लासेस हैं एनिमल क्लास की, वो है कैट हो गया, एनिमल क्लास का हमारे पास डॉग हो गया। लेकिन इस क्लास में हम एक चीज नहीं लिख सकते हैं, और वो क्या होगा? हम फिश नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि फिश इज नॉट एनिमल। हम फिश एक एक्वाटिक एनिमल है, और हम यहाँ पे जिस एनिमल्स की बात कर रहे हैं वो हमारे मैमल्स, जो हमारे लैंड पर चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए डॉग, कैट, इनके कुछ फीचर्स सिमिलर होंगे एनिमल क्लास से। वो कौन से फीचर्स होंगे? इनके पास पैर हैं, इनके पास हाथ हैं, इनके पास आंखें होंगी, खाने के लिए जो प्रोसीजर डाइजेस्टिव सिस्टम होता होगा वो सेम होता होगा, लेकिन इनके कुछ फीचर्स हमारे एनिमल क्लास से अलग होंगे। अब मैं मेरे फादर की बेटी थी, तो कुछ फीचर्स मेरे फादर से अलग हैं जो उनमें नहीं है। वैसे ही यहाँ पर हमारे जो सब क्लास है, फॉर एग्जाम्पल कैट क्लास जो है, उसके कुछ फीचर्स हमारे एनिमल क्लास से अलग होंगे। एनिमल क्लास में हमने बेसिक फीचर्स बताए कि इनके 4 पैर होते हैं, लेकिन कैट क्लास में हमारे पास एक अलग से फीचर आया, अलग से फंक्शन आया कि वो जो उनका बोलने का तरीका है वो म्याऊ टाइप का है। लेकिन उसी की सिबलिंग क्लास होगी डॉग क्लास, और उनका एक अलग फीचर होगा। तो ये होता है इनहेरिटेंस। इसका हम सेपरेट टॉपिक है हमारा, जिसपे हम अलग अलग वीडियो समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, अलग अलग तरीका अरेंजमेंट क्या होता है इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस का फायदा हमारी C++ लैंग्वेज में क्या है, हम ये भी समझेंगे। नेक्स्ट फीचर जो आता है हमारे पास वो होता है डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग का। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया इन कैप्सुलेशन, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं रन टाइम पर। डायनेमिक बाइंडिंग की वजह से हमारा C++ जो होता है वो एक तरीके का फ्लेक्सिबल बन पाता है, और हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, जिसे हम स्टैटिकली, दैट मीन्स कंपाइल टाइम पे कर रहे होते हैं, उसके जो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं उनको हम ओवरकम कर पाते हैं। यहाँ पे फंक्शन कॉल के थ्रू हम यहाँ पर जो हमारा बिल्ट इन टाइम होता है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो बिल्ट होता है, उसके बाद हम उसे लिंक करते हैं, लिंकर उसे रन करके हमें आउटपुट शो करता है। तो हम यहाँ पर उस बिल्ट इन टाइम को हम इंक्रीज कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर आता है, जो कि लास्ट फीचर है UPS लैंग्वेज का, वो है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी जो फंक्शंस हैं, उसकी जो डेटा है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मैसेज पासिंग। इन कंक्लूजन, अगर मैं पूरे ही UPS के कैरेक्टरिस्टिक्स का कंक्लूजन करूं, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग, इन सभी फीचर्स के कारण C++ लैंग्वेज को हम बोल पाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं।
कुछ इन फीचर्स की वजह से हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं, जिन ड्रॉबैक्स जो हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं, वर्चुअल फंक्शंस यूज करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम पर, इन ड्रॉबैक्स के कारण ही हमारा C++ लैंग्वेज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। मैं आपको बोल रही हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहां पर सभी कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी कुछ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस अभी भी यूज करते हैं, कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस अभी भी यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए, और क्योंकि ये सी की प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है C++, इस कारण ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। सो ये है हमारा OOPS लैंग्वेज का इंट्रोडक्टिव पार्ट।